नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि भारत में जो पाषाणकालीन मानव था उसके अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस तरीके से वे एक दूसरे से संबंधित माने जा सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि भारत में जो पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं वो चमकीले पत्थरों के थे। इसी वजह से जो है भारत के पाषाणकालीन मानव को चमकीले पत्थर का मानव कहा जाता है। आज मैं अपनी इस दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि उसी का पार्ट 2 है, कि भारत के पाषाणकालीन मानव को असभ्य क्यों माना जाता था और उसकी ऐसी क्या हरकतें थी जो ये सिद्ध करती है कि वो एक असभ्य मानव था। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि भारत के पाषाणकालीन मानव को असभ्य माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका जो निवास था वो नदियों या झीलों के पास होता था, वो गुफाओं में रहता था और कंदमूल, फल, जड़ है ना, या फलों की गिरियाँ और जंगली पशुओं को मारकर उनका गोश्त खाया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत का ये जो पाषाणकालीन मानव था इसको असभ्य की कैटेगरी में रखा जाता है। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस काल के जो यंत्र थे वो कौन कौन से होते थे और ये मानव कैसे यंत्रों का प्रयोग करता था। तो देखो, इस काल का मानव जो था वो कुल्हाड़ी, तीर, भाले, बैसाखी या फावड़े का प्रयोग किया करता था। उसमें और भी शामिल हैं, जैसे गोल पत्थर, परसा, चाकू, खुरचना, हथौड़ा आदि आदि आदि। तो ये इस टाइप के ऐसे हथियारों का प्रयोग करता था। और ये जो हथियार होते थे, तेज होने पर जो है इन हथियारों को बांस के खोल में वो रखता था। कैसे? जब ये हथियार तेज किए जाते थे और तेज धार के हो जाते थे तो इन्हें वो बांस के खोल में रखा करता था और उस पर जो है चमड़े की पट्टी या सन बांधकर जो है उन्हें सुरक्षित किया करता था। इनमें से जो कुछ हथियार होते थे, देखो, वो मोटी जो है मुठिया के होते थे, यानी जो पीछे हथियार के पीछे जहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, मुट्ठी में, तो वो मुठिया बोलते हैं उसको। तो वहाँ मुठिया जो है वो मोटी होती थी। इस मोटी मुठिया का वो जो प्रयोग करता था वो ज़मीन में से जो खाद्य जड़ों को खोदने में या फिर लड़ाई करने में जो है इसको वो काम में लाया करता था। और एक बात और यहाँ बताऊंगा कि जो सख्त लकड़ी के औजार होते थे वो भी जो है ये प्रयोग में लाता था, यानी लकड़ी जो सख्त होती थी उसके जो औजार ये बनाते थे उनको भी ये यूज़ किया करता था। अब इसमें जैसे होती थी गदाएं या नुकीले मुकदर, गदाएं या नुकीले मुकदर, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ और आपको नोट करनी चाहिए कि उनके अवशेष, यानी ये जो हथियार प्रयोग किया करता था, लकड़ी वाले जो कड़ी लकड़ी के हथियार होते थे, उनके अवशेष जो हैं अब प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीमक ने जो है उन्हें समाप्त कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जानने की है वो ये है कि जो भारत का पाषाणकालीन मानव था ना, ये आग का प्रयोग करना बखूबी जानता था, यानी अग्नि का प्रयोग कैसे होता है ये उसको पता था। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कि वो अग्नि का प्रयोग जानता था? तो देखो, करनूल जिले में, ध्यान देना, करनूल जिले में जो गुफाएं पाई गई वहाँ पर जो है अग्नि के चिन्ह मिले हैं और उसी के बिहाफ पे माना जाता है कि पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग करता था। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पाषाणकालीन मानव होता था ये बहुत ही शक्तिशाली शिकारी हुआ करता था और इसमें जो पाश्विक शक्ति थी उसका कह सकते हैं अभाव नहीं था, बल्कि पाश्विक शक्ति से वो भरा हुआ था। अब ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये जो पाषाणकालीन मानव था ये चीतों, शेरों, तेंदुओं, भेड़ुओं, जंगली कुत्तों, लक्कड़बग्घों, हाथियों, इस टाइप के जो जानवर हुआ करते थे, ठीक है, उनसे अपनी रक्षा करता था। इसी वजह से जो है इसको बोला जाता है कि ये एक शक्तिशाली शिकारी और पाश्विक शक्ति से भरा हुआ मानव था। अब देखो, ऐसा भी माना जाता है कि भाई ये जो मानव था ये चमत्कारिक धार्मिक कृत्य किया करता था और उसमें नर बलि अवश्य होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करनूल की गुफाएं हैं वहाँ पर राख की उपस्थिति होती है। मानव
और पशु की खोपड़ियाँ भी वहाँ पर मिलती हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं। दूसरी बात, भारत में पाषाणकालीन मानव की कब्र नहीं मिली। ये ध्यान रखना, पाषाणकालीन मानव की कब्र भारत में नहीं मिलती हैं। और इससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि मृतकों को वो प्राकृतिक रूप से नष्ट कर दिया करता था, अर्थात उन्हें खुले में छोड़ दिया करता था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था कि वो जो है इनकी किसी तरीके से जो है दाह संस्कार करे। ऐसा अनुमान इससे लगाया जाता है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई जो इनके मानव मर जाते थे उन्हें या तो पशु खा जाते थे और या फिर जो है वे सड़ गल जाकर नष्ट हो जाते थे। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में, ठीक है ध्यान देना, मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में सिगनपुर में कुछ गुफाओं में 1910 में कुछ चित्रकारी मिली है। और इन चित्रकारियों के आधार पर माना जाता है कि ये जो चित्रकारी की गई थी वो बांस से बने हुए ब्रश से की गई थी और वे लाल रंग से जो है रंगी गई थी, अर्थात उनमें लाल रंग का जो है प्रयोग हुआ था। और ये जो चित्रकारी थी इनमें शिकार के दृश्य, आकृतियों के समूह और गूढ़ अक्षर या पशुओं के चित्र जो है देखने को मिलते हैं। दूसरी बात इसमें एक और बता देना चाहूँगा मैं कि नाचते हुए मनुष्य को भी इन चित्रकारियों में दिखाया गया है। दूसरी बात अब आती है हमारी कि जो रायगढ़ से चित्रों की खोज हुई है, यानी रायगढ़ में जो चित्र मिले हैं उन चित्रों की जो मुख्य विशेषता है वो है भावनात्मक व्याख्या और स्वच्छंद आचरण। ठीक है, कुछ और जगह भी हैं जहाँ पर चित्रकारियाँ मिली हैं, जैसे किमूर पर्वत श्रेणियों में और मिर्ज़ापुर जिले में भी ये पाषाणकालीन चित्र मिलते हैं। अब देखो, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया और ये बताया गया कि जो पाषाणकालीन मानव अंडमान द्वीपों के आधुनिक मानव के समान निग्रो जाति के थे। यानी ये सारा जो कंक्लूजन निकाला इन इन्फॉर्मेशन से वो निकला कि जो भारत का ये पाषाणकालीन मानव था वो अंडमान द्वीपों के आधुनिक मानव के समान निग्रो जाति का था और उसका जो कद था वो नाटा, रंग काला, बाल मोटे और नाक चपटी होती थी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस भारत के पाषाणकालीन मानव की कि क्यों उसको जो है असभ्य माना जाता था और उसके जो धार्मिक कृत्य थे वो क्या थे। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक आपको अलविदा, आपका दिन शुभ हो।